what's happening on social media these days. इन दिनों एक आदमी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है और पब्लिक उसे वाकई में सपोर्ट कर रही है। नहीं, मैं आपके एल्विश यादव या फिर किसी ई लफड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। कौन है सोनम वांगचुक? अगर आप नहीं जानते कि सोनम वांगचुक कौन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ही इज़ द ग्रेट इंडियन इंजीनियर, एजुकेटर, इनोवेटर एंड कल्चरल एक्टिविस्ट। इन्हें थ्रू आउट द ईयर कई बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि द ग्रीन टीचर अवार्ड, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर बेस्ट अर्थ बिल्डिंग, रामन मागासेसे अवार्ड और यूनेस्को की तरफ से चेयर अर्थ एंड आर्किटेक्चर जैसे कई बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि इनके ग्रेट इनोवेशंस, जैसे कि चाहे वो इंडियन आर्मी के लिए हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइवल के लिए इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट शेल्टर हो, लद्दाख जैसी जगहों पे फार्मर्स और विलेजर्स की पानी की कमी को पूरा करने के लिए आइस स्तूपा का इनोवेशन और कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग भी इन्होंने ही बनवाई हैं। यही रीज़न है जो आपकी मेरी हम सब की फेवरेट मूवी 3 इडियट्स में रैंचो के कैरेक्टर को इनसे इंस्पायर्ड बनाया गया था। अब इतना इम्पॉर्टेंट आदमी आजकल फेमस तो है, विच इज़ गुड, लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा है या फिर ऐसा क्या कर रहा है जो वो इतना फेमस होता जा रहा है? असल में कहानी शुरू होती है लद्दाख के लोगों की कुछ फंडामेंटल डिमांड्स और नीड्स की, जो वो इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन 6 मार्च को गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत के बाद भी जब कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, तब सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठ गए ताकि मीडिया और पब्लिक की हेल्प से वो अपनी बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। इसीलिए -10 to -20 डिग्री सेल्सियस जैसी हार्श टेम्परेचर में 30,000 लोकल सिविलियंस, जो कि पूरे के पूरे लद्दाख यानी कि एक यूनियन टेरिटरी की 10% पॉपुलेशन है, उनके साथ 21 दिन के आमरन अनशन यानी कि क्लाइमेट फास्ट प्रोटेस्ट पर बैठ चुके हैं। लेकिन इतना कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे कौन से राइट्स और डिमांड्स आ गए जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं? और इतने इम्पॉर्टेंट इंसान के इतने बड़े स्टेप के पीछे कोई तो सीरियस और बड़ा रीज़न होगा। असल में बात है लद्दाख की डेमोक्रेसी की, उसके एनवायरनमेंट की और लोगों के हक की। लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं। पहली, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरी, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की साइड से 2 MPs होने चाहिए। करंटली केवल 1 MP लोकसभा में लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है और राज्यसभा में 0। चौथी, लद्दाख के लोगों के लिए सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाए। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये 6th शेड्यूल है क्या? बहुत दिनों से इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और आप लोगों में से कई लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। बट स्टिल 6th शेड्यूल लाइक हर कल्चर एक दूसरे से अलग होता है और यूनिक होता है। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है जो अरुणाचल प्रदेश में रहता है और आप दिल्ली या मुंबई जैसी जगह से आते हो, तो पता है आप दोनों के बीच में पहला अंतर क्या होगा? वो होगा कल्चर का। एक तरफ आप नॉर्मल खाना खाते हो, दूसरी तरफ आपका दोस्त जहाँ से आता है वहाँ जो लोग खाते हैं वो सुन के आपकी शायद नींदें उड़ जाए। लाइक कई ट्राइबल लोग या फिर पूरी की पूरी ट्राइब्स हैं जहाँ पे अलग अलग कीड़े खाए जाते हैं। लार्वा जैसे अनेकों कीड़ों को बड़े चाव के साथ खाया जाता है। हो सकता है कि इसके ऊपर आपका रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा ना हो, लेकिन उनके लिए ये काफ़ी कॉमन है, उनके लिए काइंड ऑफ कल्चर का पार्ट ही है। वो कई डेकेड्स या फिर उससे भी पहले से ये सब करते आ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो नर कंकाल को रखना इलीगल माना जाता है, पर वहाँ पे वो भी रखे जा सकते हैं। अगर आप 6th शेड्यूल वाली लोकेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे कितना अजीब कानून है, पर नहीं, बस कल्चर डिफरेंट है। उस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वो नॉर्मल है, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस सिचुएशन में 6th शेड्यूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि वहाँ के लोगों के बीच और सरकार के बीच कोई समस्या ना पैदा हो, सबकी समस्याओं का सही तरीके से हल किया जा सके। ये लोकल लोगों को उस डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर उस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए नए लॉज बनाने को अलाउ करता है।
अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आपका वेलकम है, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप उस चीज़ को फॉलो करो, लेकिन आपको भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये उनका कल्चर है, वो उनके हिसाब से ही होगा। आप कोई कमेंट पास करके इसके ऊपर कोई इशू क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही इस चीज़ का कोई सेंस बनता। आपको इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लद्दाख के लोग इसका यूज़ करके वहाँ की इकोलॉजी को बचाना चाहते हैं। अभी उनको अधिकारी लोग ही गवर्न करते हैं और वो आते हैं बाहर से, उनको तौर तरीके नहीं पता वहाँ के लोगों के। आपको पता नहीं कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, आप सिचुएशन की गहराई को समझे बिना ही डिसीज़न ले लेते हैं और बाद में किसी के भी आंसरेबल नहीं होते। तो ना तो वहाँ उनकी कोई सुनने वाला है, ना ही वो लोग जाके किसी और को अपनी समस्या बता सकते हैं। अधिकारी पैसे लेके किसी भी अरे गहरे कॉन्ट्रैक्ट को हरी झंडी दिखा देंगे और पैसे लेके कुछ टाइम बाद ट्रांसफ़र। इन सब में नुकसान लद्दाख का होता है, वहाँ के एनवायरनमेंट का होता है। इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। सेकंड, उन्हें एक प्रॉपर स्टेटहुड की रेपुटेशन चाहिए। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, बट उसे डाउनग्रेड करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जिसमें से एक लद्दाख है। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो उसका खुल के विरोध भी करते हैं और बहुत गुस्सा है उनके अंदर इस बात का। हालांकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसको खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली मिल चुकी है, मींस वो लोग स्टेट लेवल पे वोट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं उन्हें कौन गवर्न करेगा। बट लद्दाख का क्या, उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे तो ये राइट भी छीन लिया गया। वहाँ पे तो स्टेट लेवल पे कोई सिस्टम ही नहीं है, लद्दाख की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। बस वो लोग लोकसभा पे वोट कर सकते हैं जो स्टेट लेवल से ऊपर आता है, और वहाँ भी सिर्फ एक एमपी है जो उनको और उनकी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना सब होने की वजह से वहाँ पे कोई गवर्नमेंट सिस्टम या बॉडी तो है ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों के लिए कोई भी सिक्योर जॉब्स नहीं है। आप लोग तो यूपीएससी वगैरह कर लोगे, अदर जॉब्स में चले जाओगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाओगे गवर्नमेंट के। उस यूनियन टेरिटरी का क्या, वहाँ ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। यही सारे रीजंस हैं जो वो लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को पूरा करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लोग मर थोड़े ना जाएंगे, अलग देश के दंगे की डिमांड थोड़े ना कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये बेसिक डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो लद्दाख कभी उस तरह से डेवलप हो ही नहीं पाएगा। अब क्योंकि वो लोकेशन ऐसी है, इस वजह से क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा मार लद्दाख झेलता है। कई आर्टिकल्स, इंटरनेशनल न्यूज़ और साइंटिफिक रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है दैट लद्दाख इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट हु इज़ फेसिंग द क्लाइमेट चेंज वेरी रैपिडली। ऐसा ना होने पर लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा और दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मजबूरी में, और हम अपने डाइवर्स इंडिया के एक और कल्चर को विलुप्त होते देख पाएंगे। क्लाइमेट चेंजेस और एनवायरमेंटल हार्म की वजह से लद्दाख को जोशीमठ बनने में टाइम नहीं लगेगा, उसका भी वही हाल होगा जो बक्सवाहा का हुआ। और ऐसी कई सेंसिटिव लोकेशंस जैसे हसदेव के जंगल, मणिपुर और ऐसी बहुत सी जगहों का हो चुका है या फिर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश की मीडिया आखिर ऐसी कौन सी नींद सो रहा है जो उसे ये सब सुनाई नहीं दे रहा या फिर पता नहीं चल रहा। ऐसी कौन सी गरीबी आ गई जो उसे ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो बिकाऊ है, या फिर उसका नाम गोदी मीडिया बिल्कुल सही तौर पे रखा गया है। क्यों वो इसकी जगह कुछ अनइम्पॉर्टेंट लोगों के पीछे भाग रहा है जो अनपढ़ हैं, स्नेक वेनम के इलीगल बिजनेस के केस में जेल में हैं, जिन्हें मैं पर्सनली आजकल की लैंग्वेज में छपरी जाहिल बोलना चाहूँगा, जो कि अनपढ़, झूठा और एक्चुअली एक गलत इन्फ्लुएंसर है। क्यों हर मीडिया का छपरी एरा आता जा रहा है? इवन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इससे बच नहीं पाया। आखिर क्यों? आइए देखते हैं। तेरे शहर महल का बजरा साफा, चोरी बेहिसाबा, कदी आर पार का रेड ट्रेंड भी चले, देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सोड़ याद दो ब्रांड का। तेरे शहर महल का बजरा साफा, चोरी बेहिसाबा, कदी